नमस्कार साथी सब। जब अपना सबके घर में बच्चा 5 साल के हो जाए छे तो अपना सब ओकरा पढ़े के लेल स्कूल भेजे के सोची छी। स्कूल सरकारी भी हो सकिए, बोर्डिंग स्कूल भी हो सकिए, बस डिपेंड करी कि अपना सब फाइनेंशियली कितने स्टेबल छी। यदि अपना सब वेल फाइनेंशियली स्टेबल छे तो बच्चा के 100% बोर्डिंग स्कूल में भेजे के सोचबे। यदि अपना सब मिडिल क्लास के छे तो 70% बोर्डिंग स्कूल में भेजे के सोचबे, 30% चांस रह सके सरकारी स्कूल के भी। मगर यदि अपना सब लोअर क्लास के छे, अपना सब गांव घर में रही छे तो बच्चा के सरकारी स्कूल में भेजबे। मगर 100% अहूँ के मन रहते कि बच्चा बोर्डिंग स्कूल में पढ़े, बस पैसा के अभाव के कारण से अहाँ बच्चा के सरकारी स्कूल में भेजबे। लेकिन कि वास्तव में बोर्डिंग स्कूल में पढ़ना एकदम जरूरी है कि बोर्डिंग स्कूल में पढ़ला से ही बच्चा इंटेलिजेंट बने है? सरकारी स्कूल एकदम व्यर्थ है। अगर ऐसा है तो सरकार सरकारी स्कूल के संचालन के लिए हर साल 220 अरब रुपया से ज़्यादा कला खर्च करे है। ये कुछ सवाल है जो आज के वीडियो में अपना सब जाने वाला छी। तो चलो वीडियो शुरू करी छी। सबसे पहले अपना सब बात करी छी कि कानूनी तौर पर बच्चा के फॉर्मल एजुकेशन यानी कि स्कूल में जाके पढ़े के उम्र कितने है। बच्चा के फॉर्मल एजुकेशन यानी कि स्कूल में जाके पढ़े के लीगल एज देश अनुसार फर्क है। जना कि यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका में 5 साल, यूनाइटेड किंगडम यानी कि इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स, नॉर्दर्न आइलैंड में 4 से 5 साल, इंडिया में 6 साल, जर्मनी में 6 साल, ऑस्ट्रेलिया में 4 से लेकर 6 साल, तेहने नेपाल में 5 साल। यानी कि मोटा मोटी तौर पर बच्चा 5 साल से लेकर 7 साल तक फॉर्मली शिक्षा हासिल करे के काबिल हो जाए कानूनी तौर पर। अब बात अभी है कैला बच्चा के फॉर्मल एजुकेशन के लिए लीगल एज 5 से लेकर 7 साल के बाद कैले है। तो अमेरिकन चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट यानी कि बच्चा के मनोवैज्ञानिक जीन पिगेट के कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी के अनुसार 2 साल से लेकर 7 साल तक बच्चा प्री ऑपरेशनल स्टेज में रहे है। यानी कि बच्चा कोनो काम करे के लिए पूर्ण रूप से सक्रिय न रहे है। लेकिन अपना सबके समुदाय में बच्चा 2 साल के भेल के भेज दिलक बोर्डिंग स्कूल में, जे बच्चा के मस्तिष्क के साथ एक किस्म के दुर्व्यवहार है। 7 साल से पहले बच्चा के ई लग रही है कि जे चीज हमरा पसंद है वही चीज सबके पसंद है। एकरा अंग्रेजी में कही है ईगोसेंट्रिज्म। अई स्टेज में बच्चा उ न सीखे चाहिए है जे दोसर सिखबी है। बच्चा उ मात्र सीखे चाहिए है जे ओकरा मन में प्रश्न उठी है। मगर प्रश्न लॉजिकल हो जरूरी ना है। जना हमरा सुते से पहले सूर्य केला सुत रहले के मम्मी, अब एकर कौन लॉजिक है से कहो। एकरा अंग्रेजी में कही है इंट्यूटिव थॉट। मगर बोर्डिंग स्कूल में ओकरा जबरदस्ती उ सिखायल जाए है जे उ न सीखे चाहे है। इहे से बच्चा के मस्तिष्क में नकारात्मक प्रभाव पड़े के चालू हो जाए है। ओकर क्रिएटिविटी, विलिंगनेस, क्यूरियोसिटी, डिजायरनेस, कॉन्फिडेंस सब ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉल में बदल जाए है। और अगर कोनो बच्चा न पढ़े तो ओकरा मानसिक दबाव, शारीरिक यातना, मारपीट करे है, जे कानूनी तौर पर अपराध है। नेपाल के एजुकेशन एक्ट 1971 के अनुसार कोनो शिक्षक बच्चा के शारीरिक रूप में पनिशमेंट न दे सकिए, न वो कॉर्पोरेबल पनिशमेंट दे सकिए। कॉर्पोरेबल पनिशमेंट का मतलब हो है लट्ठी से या फिर झापर से न मार सकिए, शरीर के कोनो अंग में चुटकी न काट सकिए, कोनो वस्तु से न मार सकिए, कान या फिर बाल पकड़ के न घिंच सकिए। चिल्ड्रन एक्ट 2008 अनुसार कोनो किस्म के शारीरिक या मानसिक सजाए न दे सकिए। नेपाल के संविधान 2072 के अनुसार बाल बालिका के साथ होए वाला कोनो किस्म के वायलेंस, एब्यूज या फिर एक्सप्लॉयटेशंस अलॉन्ग विथ कॉर्पोरेबल पनिशमेंट दंडनीय अपराध है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन डायरेक्टिव्स के अनुसार बच्चा के सुधारे के लिए कोनो किस्म के फिजिकल पनिशमेंट पूर्ण रूप से निषेधित है। आप अपना सब बात करी छी सरकारी स्कूल के। नेपाल में नेपाल सरकार द्वारा संचालित शिक्षण संस्था जहां निःशुल्क पठन पाठन की व्यवस्था, दक्ष शिक्षक की व्यवस्था आ उचित वातावरण के व्यवस्था आ निःशुल्क शैक्षिक सामग्री की व्यवस्था भी भेल स्कूल के अपना सब सरकारी स्कूल कहै छी। नेपाल सरकार द्वारा हर एक साल 220 अरब रुपया सिर्फ शिक्षा पर खर्च हुए है ताकि सामान्य व्यक्ति, दलित, पिछड़ित वर्ग के शिक्षा में सुधार हो। 2081-82 के बजट भाषण में 18 खरब 60 अरब आ 30 करोड़ के धनराशि नेपाल के इंफ्रास्ट्रक्चर्स, इंडस्ट्रीज, अदर डेवलपमेंट आ एजुकेशन पर खर्च करे के लिए छुटियाल गेल है। जई में से हर एक साल 10 से 15% टोटल बजट के आ 3 से 4% टोटल जीडीपी के सिर्फ शिक्षा पर खर्च करे के लिए छुटियाल जाए। अब अपने से बात करी छी नेपाल सरकार के इनकम के सोर्स कथी कथी है, यानी कि नेपाल सरकार ये पैसा कहाँ से कमाए है।
तो सबसे पहले बात करी अपना सब टैक्स रेवेन्यू के, यानी कि कर से होने वाला आमदनी के बात। तो सबसे पहले है इनकम टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, प्रॉपर्टी टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स। दोसर में है नॉन टैक्स रेवेन्यू, यानी कि टैक्स बाहर के कमाई, यानी कि फीस एंड फाइन्स। दूसरे नंबर पर है कोनो सरकारी कंपनी से होने वाला कमाई। तीसरा नंबर पर है सरकार यदि लगानी लगेले है तो वही लगानी से आवे वाला ब्याज से होने वाला कमाई। चौथा नंबर पर है सरकार यदि कोनो सरकारी चीज़ भाड़ा पर लगेले है तो वही भाड़ा से होने वाला कमाई। 5 नंबर में है विदेशी या फिर कोनो चंदा से होने वाला कमाई। 6 नंबर में है सरकार यदि कहूँ से लोन ले ले है तो वो लोन भी वही फाइनेंशियल ईयर के इनकम हुई है। 5 नंबर में है रेमिटांस, विदेश के कमाई। 8 नंबर में है सरकारी कोनो चीज़ बेच के, सरकारी कोनो संपत्ति बेच के होने वाला कमाई। ये सब सरकार के कमाई के कुछ सोर्स है, मगर सबसे चौंकावे वाला बात यह है कि सरकार सबसे ज़्यादा पैसा कथी से कमाई है। जवाब है वैट, यानी कि मूल्य अभिवृद्धि कर। मतलब सरकार नेपाल में बिकाए वाला जितने सामान सब है, जना कि कपड़ा, चावल, दाल, तेल, दवाई, दारू, किताब, जूता, फल फूल, चीनी, सब्जी इत्यादि सब पर टैक्स ली है जनता से, जकरा कही है वैट। वैट सिर्फ उहे व्यक्ति तिरी है जे कोनो सामान किनी है उपयोग करेला, न कि फेरू बेचेला, यानी कि देश के सामान्य नागरिक। यदि अहाँ रोज दैनिक जीवन में प्रयोग के लेल 5 से के भी सामान किनी छे आ सिर्फ 2 रुपया सरकार के वैट के रूप में तिरी छे तो नेपाल में 3 करोड़ जनता है। सरकार सिर्फ वैट से एक दिन में 6 करोड़ रुपया कमाए है। आप सोचो कि एक साल में कितने होते। तय के लेल वैट सरकार के कमाई के मुख्य स्रोत। टैक्स रेवेन्यू अनुसार यह पैसा नेपाल सरकार सरकारी डॉक्टर, सरकारी कर्मचारी, सरकारी संस्था में कार्यरत एम्प्लॉय या सरकारी शिक्षक के तलब के रूप में देखी। तब जाके अहाँ के सरकारी हॉस्पिटल में, सरकारी संस्था में अहाँ के काम फ्री में होइए, या अहाँ के बच्चा सरकारी स्कूल में फ्री में पढ़िए। अगर देखल जाए तो सरकारी स्कूल के शिक्षक के तलब इनडायरेक्टली नेपाल के जनता देखी, अहाँ दै छी। सरकार यहाँ एगो बिचौलिया के रूप में काम करी। सरकार अहाँ से पैसा ले है आ सरकारी स्कूल के शिक्षक के तलब के रूप में दी है, कैला ताकि अहाँ के बच्चा के बढ़िया से पढ़ावे। लेकिन अहाँ अपना बच्चा के बोर्डिंग स्कूल में पढ़वे छी, जहाँ अहाँ के फिर दोबारा पैसा तीरे पड़िए, यानी कि एगो बच्चा के पढ़ावे के लेल अहाँ 2 बेरी पैसा तीरी छी। इनडायरेक्टली वैट के रूप में सरकारी स्कूल के शिक्षक के दै छियै आ डायरेक्टली कैश के रूप में अहाँ बोर्डिंग स्कूल में पढ़ावे वाला शिक्षक के दै छियै। कैला कि अहाँ के लगे कि सरकारी स्कूल में बढ़िया पढ़ाई नहीं होई है तो चलू बोर्डिंग स्कूल में नाम लिखा दै छी। मगर ई नहीं सोची छियै कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई बढ़िया से कैला न होई है। अहाँ के हम देखाबी छी कुछ सरकारी स्कूल जहाँ विद्यार्थी बोर्डिंग स्कूल छोड़ के सरकारी स्कूल में नाम लिखबी छी। ललितपुरको बज्र बाराही माविमा बोर्डिङ स्कुलमै पढेको होइन, अनि मलाई पनि रिकमेन्ड गर्नुभएको थियो कि 8 कक्षादेखि चाहिँ यही स्कुलमा जानु भनेर, अनि यहाँको पढाइ एकदम राम्रो छ भनेर भन्नुभएको थियो। अनि मैले यहाँ आएपछि त्यस्तै पाएँ कि अब यहाँ टिचरहरू पनि एकदम फ्रेन्डली खालको, अनि बिहानको त्यो क्लासहरू जुन हुन्छ नि एटेन्ड गर्दाखेरि एकदम राम्रो पढाउनुहुन्छ अनि सपोर्ट गर्नुहुन्छ। तपाईँले यही स्कुललाई नै प्रायोरिटी मानेर यता पठाउनु भएको हो। अभिभावकहरूले नि प्राइभेटमै पढाउँछु भन्नुभएको थियो, तर यो स्कुलको जुन क्वालिटी एजुकेसन छ नि अरू स्कुलमा सायद नपाइएला, त्यही भएर यहाँ आएको। ई स्कूल एते विकसित आ व्यवस्थित होय के मेन कारण है ई गांव के लोग सब जे समस्या से भागे के बजाय समस्या से लड़ के ओकरा ठीक करिए, अपना बच्चा के भविष्य उज्जवल करिए। सरकारी स्कूल के शिक्षक कोनो बड़का व्यक्ति नहीं है, वो अहाँ के नौकर है, मगर अपना सब ओकरा इज्जत करी छियै, ई अपना सबके सभ्य होय के प्रमाण है। अगर कोई व्यक्ति के अहाँ पैसा तिरी छियै आ वो काम नहीं करे है तो अहाँ के पूरा अधिकार है कि ओकरा जाके कहे के, या फिर नहीं माने तो ओकरा खिलाफ में FIR दर्ज करे के। नेपाल के संविधान 2072 के अनुसार अगर सरकारी स्कूल के कोनो शिक्षक टाइम पर विद्यालय न आवे या फिर उचित शिक्षा शिक्षक के द्वारा बच्चा के नहीं मिले तो वही स्कूल के प्रिंसिपल के जाके कहे के अहाँ के पूर्ण अधिकार है। ज़्यादातर बोर्डिंग स्कूल में बड़का स्कैम हुई है, बच्चा के साथ भी आ गार्जियन के साथ भी। बच्चा के साथ हुए वाला स्कैम ई सब है, जना कि जब बच्चा बोर्डिंग स्कूल में पढ़े जाए है तो ओकरा टाई, बेल्ट, जूता, मोजा पहन के जाए पड़े है। अगर बच्चा जूता पहन के नहीं जाए तो ओकरा कूट पीट करे है बोर्डिंग स्कूल के मास्टर सब। अब हम आके बताबी छी कि टाई, बेल्ट, जूता, मोजा पहने के इतिहास की है। तो वास्तव में टाई, बेल्ट आ जूता पहने के इतिहास यूरोप से शुरू भेल है, खास करके ब्रिटेन से, आ ई बाद में दोसर देश सब में फैल गेली। यूरोप में देह गला देवे वाला ठंडी 12 महीना रहे है, लगभग -30 डिग्री सेल्सियस।
अगर वहाँ के आदमी सब, बच्चा सब, जवान सब अगर पूरा शरीर ढाँक के कपड़ा नहीं पहनते तो शरीर जम जाते, फ्रोजन बाइट के शिकार हो जाते। टाई मुख्य रूप से ठंडी से बचे के लिए पहने वाला एगो कपड़ा है साधारण भाषा में, ताकि ठंडा हवा गर्दन से शरीर में नहीं छिरे। मगर टाई पहनला के बाद देखे में बढ़िया लागे के कारण ई तेजी से चारों तरफ फैल गई। मगर अपना सबके तराई में 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहे है। अगर अई अवस्था में बच्चा टाई बेल्ट आ जूता पहने तो ओकरा डिस्कम्फर्ट एंड फैटिग, इरिटेटिबिलिटी और स्ट्रेस, रिडक्शन इन फोकस एंड कंसंट्रेशन, फिजिकल इफेक्ट और मेंटल स्ट्रेन, रिस्क ऑफ डिहाइड्रेशन ऐसन किस्म के कुछ समस्या हो सकी। एकरा मतलब है कि अहाँ के बच्चा नहिएटा से दिमागी रूप से कमजोर हो चल जाए आ 72 किस्म के बीमारी ओकरा शरीर में पैदा होए लागत।